साथियों नमस्कार। आज मैं यानी मनोज दुबे आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके रूह कांप जाएंगे और आपके हृदय में अपने फौजी भाइयों के लिए और भी सम्मान और प्यार भर जाएगा। ये कहानी लांस नायक हनुमन्थप्पा कोप्पाड फौजियों के देश प्रेम और बलिदान की कहानी है। आशा है आपको हमारी यह कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर देश की सीमा पर यह आर्मी ना हो तो देश में आए दिन दंगे फसाद और मौत का खूनी खेल खेला जाएगा। लेकिन जिस सेना ने हमें इतनी आजादी दी है, कभी सोचा है इस आजादी को देने के लिए उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ती है? यदि नहीं तो आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे। यह एक सच्ची घटना है जो कि आपको इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। मेडिकल साइंस यह नहीं बता सकता। लांस नायक हनुमन्थप्पा कोप्पाड 9 फरवरी 2016 12:26 सियाचिन में जिन 10 सैनिकों को मरा हुआ मान लिया गया था, उनमें से एक जिंदा बच गया है। लांस नायक हनुमन्थप्पा की हालत नाजुक है। उसके लिए प्रार्थना करें। कैसा चमत्कार है। समाचार संवाददाता राहुल सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर देर रात जारी किए गए फ्लैश ने उस देश में नई उमंग भर दी जो पिछले एक सप्ताह से शोक मना रहा था। टीवी चैनलों पर देर रात रोजाना केवल रिकॉर्डेड कार्यक्रम ही प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन उस दिन टीवी चैनलों को इस रूटीन जॉब से हटना पड़ा। इंटरनेट पर जो खबर फैली तो लोग हैरान रह गए और यह खबर तुरंत ही एक लहर की तरह पूरे देश में फैल गई। क्या किसी इंसान के लिए यह संभव था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उस दिन तो रात जैसे हुई ही नहीं थी। 2 घंटे पहले उनके रेसकोर्स रोड निवास पर उन्हें सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह की ओर से एक फोन कॉल आया। दोनों के बीच मुश्किल से कुछ ही मिनट बात हुई होगी और जब बातचीत खत्म हो गई तो प्रधानमंत्री को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उन्हें पता था कि सेना पहले ही अपने जवानों की शहादत के शोक में डूबी थी और अब वह इस खबर के लिए अपना जी जान लगा देगी उस जवान को बचाने के लिए जो 25 फीट गहरी बर्फ के नीचे शून्य से नीचे 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 6 दिन तक मौत के साथ जंग लड़ता रहा था। वह सही मायने में सुपर हीरो था। सेना ने उसे 6 दिन के बाद बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला था, जहां वह हिमस्खलन में दबे जवानों के शव तलाशने के काम में जुटी थी। जिस समय ये हादसा हुआ था उसी समय प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि उन्हें सियाचिन के समीप उत्तरी ग्लेशियर में 20,500 फीट की ऊंचाई पर चलाए जा रहे बचाव अभियान की रोजाना जानकारी दी जाए। सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू व कश्मीर, 2 फरवरी 2016। मद्रास रेजिमेंट की 19वीं बटालियन के 8 सैनिकों समेत सेना के 10 जवान 2 महीने पहले ही सोनम पोस्ट तक चढ़ाई करके पहुंचे थे। सोनम पोस्ट दुनिया में ऐसी सबसे ऊंची सैन्य चौकी है जहां स्थायी रूप से सैनिक तैनात रहते हैं। ये चौकी साल्तोरो रिज की ओर जाते हुए ऊपर स्थित है। इसके पूर्व में सियाचिन ग्लेशियर और पश्चिम में पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके नजर आते हैं। इस चौकी का नाम लद्दाखी सैनिक हवलदार सोनम के नाम पर रखा गया है। उसने सन 1984 में किसी आरी की तरह चीरते बर्फीले मौसम और पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच इस चौकी पर कब्जा जमाया था। सीनम पोस्ट सैनिकों को बड़ी मजबूत स्थिति में रखती है। रणनीतिक लिहाज से इस चौकी पर तैनात जवान दुश्मन के मुकाबले कहीं अधिक बेहतर स्थिति में होते हैं, लेकिन यहाँ उनका एक और दुश्मन भी हर वक्त मौजूद रहता है और उससे पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। वह दुश्मन है यहाँ का मौसम। धरती पर यह जगह मौसम के लिहाज से सबसे अधिक खतरनाक है। यहाँ सफेद बर्फ में घातक और नजरों में न आने वाले दर्रे हैं। ऊपर से विनाशकारी हिमस्खलन तो कभी भी जान लेने के लिए तैयार रहते हैं और 3 फरवरी को भी ऐसे ही हिमस्खलन में सेना के 10 जवान टनों बर्फ के नीचे दब गए थे। कुछ जवान निगरानी और गार्ड ड्यूटी पर तैनात थे तो कुछ अपने टेंटों के भीतर और किसी को यह नजर तक नहीं आया कि बर्फ का पहाड़ उनके ऊपर गिरने वाला है। बर्फ की विशाल दीवार ने उनके ऊपर की रिजलाइन को तबाह कर दिया और वह बर्फ पहाड़ी के किनारे नीचे गिरने लगी। सेकंड का 100वां हिस्सा लगा होगा कि सोनम पोस्ट उस बर्फ के नीचे दब गई। सोनम पोस्ट पर तैनात जवान अक्टूबर 2015 में सियाचिन इलाके में आए थे। उनमें आर्मी मेडिकल कोर का नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही सुनील सूर्यवंशी भी शामिल था। इस टीम में टीम लीडर और पोस्ट के इंचार्ज सूबेदार नागेश टी, हवलदार एलुमलाई, हवलदार एस कुमार, लांस नायक सुधीश बी, सिपाही महेश पी एन, सिपाही गणेशन जी, सिपाही राम मूर्ति एन, सिपाही मुश्ताक अहमद एस और लांस नायक हनुमन्थप्पा कोप्पाड शामिल थे। सोनम में तैनाती के लिए इन जवानों को दिसंबर में चुना गया था। इन्हें कोई ऐसे ही नहीं चुन लिया गया था। 19 मद्रास के सीओ कर्नल ओम बहादुर गुरुंग ने इन्हें चुना था। ग्लेशियर के बारे में हर किसी को पता था कि वहां की ड्यूटी सबसे खतरनाक होती है।
खतरनाक ऊंचाइयों वाले इलाकों में ऐसे जवानों को तैनात किया जाता है जो सबसे अधिक बलिष्ठ, चैर्यवान, मजबूत इरादों और मजबूत सहन शक्ति वाले होते हैं। जिन 10 जवानों को 20,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फ में अपने शिविर लगाने के लिए चुना गया था, वे कोर की क्रीम कहे जाते थे। राष्ट्र को लेकर होने वाली बहसों में अक्सर सियाचिन राजनीतिक कारणों और हादसों को लेकर चर्चा में बना रहता है। उत्तरी ग्लेशियर के इलाकों को लेकर राजनीतिक गर्मागर्मी होती रहती है, लेकिन सेना को हमेशा इस बात का अफसोस रहता है कि ऐसे दुर्गम स्थान पर सैनिक किस तरह अपने कर्तव्य को अंजाम देते हैं। उन्हें कैसे हर पल मौत का सामना करना पड़ता है, इस बारे में वो वीर लोग ही जानते हैं। सियाचिन में सैनिकों को जिन भयानक हालात से जूझना पड़ता है, वे दुश्मन के साथ होने वाले युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे ही नहीं, सियाचिन को बर्फीला नरक कहा जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर तैनात सैनिकों का सबसे बड़ा दुश्मन मौसम होता है। बर्फीली हवाएं सैनिकों को किसी आरी की तरह चीरने को तैयार खड़ी रहती हैं। ऐसे में इन सैनिकों को दुश्मन से लड़ने की जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। अगर इन जवानों को दुनिया के सबसे जांबाज सैनिक कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतना ही नहीं, हर जवान को मानसिक रूप से भी इतना मजबूत बनने की ट्रेनिंग दी जाती है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर उसका मानसिक संतुलन न बिगड़े। भारत की ग्लेशियर यूनिटों को इस बात को ध्यान में रखकर ट्रेनिंग दी जाती है कि इतनी अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक रहने से उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। सियाचिन के बेस कैंप में 19 मद्रास के 2IC के रूप में ऑपरेशन का संचालन संभाल रहे कर्नल दिनेश सिंह तंवर बताते हैं, वे सारे अद्भुत रूप से बहादुर जवान थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। ये बेस कैंप कमांडर कर्नल हरिहरन की अगुवाई में स्थापित किया गया था। हेलीकॉप्टर से सोनम पोस्ट से इसकी दूरी करीब 90 मिनट की है। वह बताते हैं, वे जवान यूनिट के सबसे बेहतर जवानों में से थे। पर्वतों जैसे बुलंद हौसले और चट्टान की तरह मजबूत। जब आप ग्लेशियर पर जाते हैं तो एक अनजान ताकत का डर होता है और वह डर बाकी सारे डरों पर काबू पा लेता है। हमें पता होता है कि दुश्मन कहाँ है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हिमस्खलन कहाँ से होगा या बर्फ के भीतर छुपे दर्रे कहाँ पर हैं। हम किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते। 3 फरवरी का दिन था। सोनम पोस्ट पर किसी शैतान का साया पड़ने वाला था, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी। यह शैतान का साया था एक विशाल बर्फ की स्लैब। 800 बाय 1000 मीटर की दैत्याकार बर्फ की स्लैब पहाड़ से टूटकर अलग हो रही थी और उसने सेकंड के 100वें हिस्से में चौकी को 25 से 30 फीट गहरी बर्फ के नीचे दबा दिया। कुछ क्षण पहले जहां सैनिकों के टेंट लगे थे, वहां अब कुछ नहीं था। चारों ओर सफेद बर्फ के विशाल पत्थर पड़े थे जो किसी चट्टान से भी अधिक सख्त थे। अचानक हवा थम गई। कुदरत की मार कहिए या विधि का लेखा, किसी भी हिमस्खलन के बाद ऐसा ही होता है। सोनम पोस्ट के ऊपर हल्की हवा की परत में किसी मुर्दाघाट सी बर्फीली खामोशी छा गई। सोनम पोस्ट से कुछ ही दूरी पर नीचे तैनात कंपनी कमांडर मेजर विपिन कुमार ने अपने रेडियो सेट पर केवल इतना ही सुना। मेजर को हर रोज सुबह 4 बजे सोनम पोस्ट से रेडियो रिपोर्ट मिलती थी, लेकिन उस सुबह उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। तुरंत उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। शून्य से नीचे का तापमान कई बार उपकरणों को ठप कर देता है और रेडियो सेट को फिर से चालू हालत में लाने के लिए उन्हें कृत्रिम रूप से चालू करना पड़ता है। तभी 5:15 बजे पर रेडियो से एक टूटी टूटी सी आवाज सुनाई दी, साहब हम दब गए हैं। ये हवलदार एलुमलाई की आवाज थी। मूल रूप से तमिलनाडु के दूर दराज के अडुकुम्पराई गांव के रहने वाले हवलदार एलुमलाई उस समय 20 फीट बर्फ के नीचे। कोई चमत्कार ही रहा होगा कि वह अपने रेडियो सेट तक किसी तरह पहुंच गए और खबर कर दी। नीचे दबे थे। यह मेजर विपिन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ होगा। ठीक 1 महीने पहले 3 जनवरी को एकदम इसी तरह से सेना के 4 जवान सियाचिन ग्लेशियर में बर्फ के नीचे दब गए थे। हवलदार दोजी गैसोन, हवलदार तसेवान, राइफलमैन जिगमत चोसेदुप और राइफलमैन मोहम्मद यूसुफ की तुरंत मौत हो गई थी। सोनम पोस्ट से जो रेडियो संदेश आया था, उससे लगता था कि अभी उम्मीद बाकी है। मेजर किसी टाइगर की तरह लपके उन्होंने अपने सीओ कर्नल गुरुंड को अलर्ट करने से पहले तुरंत बचाव टीम बनाई जो 15,000 फीट की ऊंचाई पर कुमार पोस्ट पर तैनात थे। इसके बाद उन्होंने सियाचिन ग्लेशियर की इंडिपेंडेंट इन्फेंट्री ब्रिगेड से होते हुए लेह में तैनात 14 कोर, उधमपुर में आर्मी की उत्तरी कमान के हेडक्वार्टर और आखिर में दिल्ली में सेना मुख्यालय तक ये संदेश पहुंचाया। काफी तड़के ही उठने के आदि सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह सुबह की सैर पर जाने की तैयारी में थे। उसी समय उन्हें हिमस्खलन की खबर मिली।
उन्होंने सुबह की सैर रद्द की और तुरंत साउथ ब्लॉक स्थित अपने मुख्यालय जाने के लिए तैयार होने लगे। 10 जवान विनाशकारी हिमस्खलन के शिकार हो गए थे। सरकार में नेतृत्व के स्तर पर तुरंत सूचित किए जाने की जरूरत थी। सबसे पहले उन्हें ये करना था। मेजर विपिन और दूसरी चौकियों से लिए गए उनके जवान सीधे सोनम पोस्ट की ओर रवाना हो गए। इसी बीच सियाचिन बेस कैंप में नीचे 2IC कर्नल दिनेश की कमान में एक अस्थायी कोऑर्डिनेशन सेंटर स्थापित किया गया। बेस कैंप में उस समय बाकी सैनिक इस सर्वाधिक ऊंचाई वाले युद्ध के मैदान में अपनी भावी तैनाती के लिए तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अब सबका पूरा ध्यान सोनम पोस्ट पर हुए हादसे पर लगा था। 2 घंटे बाद मेजर विपिन और उनकी टीम घटना स्थल पर पहुंच गई। वहां के हालात देखकर उनके होश उड़ गए। कुछ क्षण तो वे किसी बुत की तरह वहां खड़े रहे। हादसा इतना भयावह था कि उनकी आंखें फटी रह गईं। चारों तरफ बर्फ का मलबा था, कुछ भी बाकी नहीं बचा था। वहां का दृश्य इतना खौफनाक था कि वह उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। हेलीकॉप्टर जल्द ही और जवानों को लेकर आ पहुंचा। उनमें डॉक्टर और सेना के पर्वतारोही भी शामिल थे। यह जवान अपने साथ मेटल डिटेक्टर, खुदाई के उपकरण और विशेष रूप से प्रशिक्षित हिमस्खलन बचाव दल के खोजी कुत्तों को लेकर आए थे। इन खोजी कुत्तों को बर्फ में दबे जवानों और उपकरणों को ढूंढ निकालने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। 3 फरवरी को दोपहर तक करीब 50 जवानों की टीम घटना स्थल पर मौजूद थी। सैन्य साजो सामान और उपकरणों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में बर्फ को हटाना भी अपने आप में एक चुनौती थी। सोनम पोस्ट ज्यादा जवानों के ठहरने के लिए उपयुक्त नहीं थी, लेकिन अब न केवल ये पोस्ट पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, बल्कि वहां 50 जवान मौजूद थे और बहुत जल्दी उनका काम खत्म होने की उम्मीद नहीं थी। कर्नल दिनेश की टीम सियाचिन बेस कैंप से पूरे बचाव अभियान में कड़ी का काम कर रही थी। बचाव टीम को अब खुद के लिए टेंट लगाने थे, पानी, दवाइयां और राशन जुटाना था। हादसे के इस मोड़ पर कोई चूक नहीं छोड़ी जा सकती थी। कर्नल दिनेश बताते हैं, हमें बड़ी ही सावधानी से पूरी योजना बनानी पड़ी। बचाव दल 20,500 फीट की ऊंचाई पर सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने वाला था। यदि हम कोई गलती करते तो मिनटों में और जवान मौत के मुंह में जा सकते थे। बचाव दल के पास खोजी कुत्ते, मशीनें और दिलों में प्रार्थना थी। जवानों ने सोनम पोस्ट पर बर्फ के विशाल मलबे को खोदना शुरू कर दिया। 0 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान में उन्हें बार बार अपना काम रोकना पड़ रहा था। ठंड उनकी उंगलियों और हाथ पैरों को कुछ ही देर में सुन्न कर देती थी। हालांकि उन्होंने इतनी अधिक ऊंचाई पर सेना के काम आने वाले कपड़े पहन रखे थे। यदि बर्फ ने उनकी उंगलियां गलानी शुरू कर दी या अधिक ऊंचाई के कारण बचाव दल के सदस्यों का मानसिक संतुलन डगमगा गया तो न केवल बचाव कार्य ठप हो सकता था, बल्कि बेस कैंप भारी दबाव में आ जाता। उसे बचाव कर्मियों को बचाने के लिए दूसरे बचाव दल को सियाचिन के लिए रवाना करना पड़ता। अभी 3 फरवरी ही थी। 2:55 तक मीडिया को सोनम पोस्ट पर मची तबाही की खबर लग गई। अभी महीना भर पहले ही इसी सियाचिन में सेना के 4 जवान बर्फ में जिंदा दफन हो गए थे। ऐसे में अब इतने बड़े पैमाने पर हुई त्रासदी ने देश में हाहाकार मचा दिया। 20,500 फीट की ऊंचाई पर सूरज छिपने तक बचाव दल भारी उपकरणों के साथ बर्फ में खुदाई करने में लगा रहा। रात में और बर्फबारी हो गई। तेज बर्फीली हवाएं सर सर की आवाज करती हुई किसी प्रेतात्मा की तरह हुंकार भर रही थी। बचाव टीम को अपने टेंटों में दुबकने को मजबूर होना पड़ा। रात में बर्फ में खुदाई करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। बचाव दल के सदस्यों ने बड़ी ही बेचैनी में रात काटी। तेज बर्फीली हवाएं उनके टेंटों को जैसे उड़ा ही देना चाहती थी। बचाव दल के प्राण सूखे जा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि भारी बर्फ के नीचे दबे 10 जवानों की जिंदगी के लिए। उन्हें पता था कि बचाव कार्य को रोकने का मतलब है 10 जवानों की जिंदगी और मौत के बीच फासला हर क्षण कम होते जाना, लेकिन मौसम के आगे वे बेबस थे। 4 फरवरी को पहली फोग फटते ही बचाव टीम के जवान फिर से काम में लग गए। 11 बजे के तुरंत बाद दिल्ली में सेना मुख्यालय ने पहली बार बचाव अभियान के बारे में ताज़ा जानकारी जारी की। यह बचाव अभियान अगले कुछ ही दिन में देश को हैरत में डाल देने वाली खबर लेकर आने वाला था। 4 फरवरी को बचाव दल के सदस्य लगातार बर्फ में खुदाई करते रहे, लेकिन उन्हें न तो कुछ मिला और न ही कोई आवाज सुनाई दी। इन जवानों को ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है कि नाउम्मीदी में भी उम्मीद बनाए रखनी होती है। लेकिन बचाव टीम को आशंका होने लगी थी कि इतनी शहरी बर्फ के नीचे क्या जवान अभी तक मौत के खिलाफ जंग लड़ रहे होंगे या मौत जीत गई होगी। क्या ये वाकई वक्त से आगे निकलने की जंग थी या वे महज 10 लाशों को ढूंढने के लिए इतनी मशक्कत कर रहे थे? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय सेना कभी भी अपने जवानों को पीछे नहीं छोड़ती। वह सिपाही रामा मूर्ति एन की आवाज थी।
एक दिन पहले जिस तरह हवलदार इलुमलाई किसी तरह अपने रेडियो सेट को ढूंढकर फोन करने में कामयाब हो गए थे, उसी तरह तमिलनाडु के गुदिसाताना गांव के सिपाही रामामूर्ति भी रेडियो कॉल करने में सफल हो गए। बचाव टीम को यहां पहुंचने के बाद से इलुमलाई की तरह कोई और आवाज सुनाई नहीं दी थी। इससे उनका डर उन पर अधिक हावी हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद बर्फ में खुदाई की उनकी रफ्तार कम नहीं हुई थी। रामामूर्ति के फोन कॉल ने सोनम पोस्ट पर बचाव टीम में एक नई जान फूंक दी और उनके दिलों पर बर्फ की तरह जम रही आशंका एक झटके में पिघल गई। बचाव टीम के जवानों ने रामामूर्ति की बर्फ के नीचे की लोकेशन का अंदाजा लगाया और उसके बाद पूरी जान लगाकर बचाव कार्य में नए सिरे से जुट गए। वे जल्द से जल्द बर्फ के नीचे दबे अपने साथी तक पहुँचना चाहते थे। कर्नल दिनेश बड़ी ही निराशापूर्ण आवाज में बताते हैं, हमसे उसका 2 घंटे तक संपर्क बना रहा, लेकिन वह हमें यह नहीं बता पा रहा था कि उसकी लोकेशन क्या है। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह हमें अपनी लोकेशन नहीं बता पाया। उसकी लोकेशन हमारे अनुमान के उलट भी हो सकती थी। रामामूर्ति और बचाव टीमों को भी पता था कि जल्द ही उसके रेडियो सेट की बैटरी खत्म हो जाएगी। 9 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे कि सिपाही रामामूर्ति की आवाज खामोश हो गई। उसी दिन सियाचिन बैटल स्कूल से भी एक टीम पहुंच चुकी थी। टीम स्पेशल सेंसर सिस्टम लेकर आई थी। उसकी मदद से बर्फ की दीवार के आर पार देखा जा सकता था। नई टीम के पास पेड़ों को काटने वाली मशीनें भी थीं। उनकी मदद से बर्फ को बड़ी ही कुशलता और तेजी के साथ काटा जा सकता था। बचाव टीम के पास वक्त बिल्कुल नहीं था। बर्फ के नीचे दबे रामामूर्ति के रेडियो ट्रांसमिशन के बंद होने तक बचाव टीम के सदस्यों की संख्या 110 तक हो चुकी थी। करीब 50 सिविलियन कुलियों को भी उपकरणों की धुलाई के काम में लगाया गया था। टनों बर्फ के नीचे से रेडियो सेट के जरिए आती आवाज बचाव टीम में एक नई जान फूंक देती थी, लेकिन कुछ ही देर पहले सब कुछ खामोश हो गया था और बचाव टीम के सदस्यों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। उस रात देर तक बचाव टीम में बर्फ में खुदाई करने में लगी रही। अगले 2 दिन भी यह काम बदस्तूर जारी रहा। 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका था, लेकिन बचाव कार्य में लगे जवानों को न कोई आवाज सुनाई दी और न ही कुछ नजर आया। हर किसी के कान मलबे से कोई आवाज सुनने को बेचैन थे। कुछ जवानों ने सीधे अपने कान बर्फ के ऊपर लगा दिए, इस उम्मीद में कि कोई हल्की सी आहट ही सुनाई दे जाए। 7 फरवरी की शाम थी। हिमस्खलन 5 दिन पहले हुआ था और बचाव टीम 30 से 40 फीट की गहराई तक बर्फ के मलबे में सीधे छेद कर चुकी थी। कर्नल दिनेश याद करते हैं, हमें बर्फ में दबे जवानों की सटीक लोकेशन का पता लगाने के लिए ये बेहद कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी, ताकि कोई सिरा हमारे हाथ लग सके। तभी 6 बजे हमें कुछ नजर आया। ये 7 फरवरी का दिन था। बचाव टीम को बर्फ के मलबे में एक मोटी परत के बीच बनी शॉफ्ट के एक छेद में से एक केबल लटकती नजर आई। ये कम्युनिकेशन उपकरण की केबल थी। बर्फ को खोदते खोदते 5 दिन हो चुके थे और टीम को ये पहली चीज हाथ लगी थी। सोनम पोस्ट पर बचाव टीम के एक पर्वतारोही सदस्य ने बताया, जाहिर सी बात है कि हमें उस केबल के सहारे ही आगे बढ़ना था। इसके लिए खड़ी खुदाई करना बहुत मुश्किल काम था। बर्फ की दीवार में बनी वह शॉफ्ट मजबूत नहीं थी, वह किसी भी समय ढह सकती थी। अब हमने इस तरह से काम करना शुरू किया ताकि बर्फ की वह शॉफ्ट हमारे ऊपर गिरकर वहां पर हमारी कफन न बना दे। हल्के नीले रंग की बर्फ किसी यमदूत की तरह नजर आ रही थी और वह किसी भी समय बचाव टीम को अपनी चपेट में ले सकती थी, लेकिन सिर पर हर पल मंडराते इस खतरे के बावजूद बचाव टीम के जवानों ने केबल का पीछा करते हुए बड़ी ही सावधानी से बर्फ की दीवार में एक आड़ी सुरंग खोदना शुरू कर दिया। जल्दी ही दिन ढल गया और रात हो गई। रात में भयानक रूप से हवाएं चलने लगी। जवान कमर में बंधी रस्सियों के सहारे शॉफ्ट से नीचे उतरे और अपने टेंटों की ओर भागे। रात में बचाव अभियान को बंद करने के सिवाय उनके पास और कोई चारा नहीं था। टीम को ये पता था कि उनके हाथ ऐसा कुछ लगा है जो उन्हें बर्फ के नीचे दबे जवानों तक पहुंचा सकता है। उस रात बहुत कम जवान ही सो पाए। 8 फरवरी की सुबह फिर से शॉफ्ट पर बचाव का काम शुरू कर दिया गया। ठंड उनकी हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन बचाव टीम के सदस्यों को उस सुबह एक अजीब ही किस्म की शांति महसूस हो रही थी। उनका दिल कह रहा था कि आज कोई उम्मीद की रोशनी नजर आएगी। वे धीरे धीरे शॉफ्ट की ओर बढ़े और सुरंग खोदने के लिए नीचे उतर गए। बर्फ की सुरंग के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन वे सावधानी से कम्युनिकेशन केबल की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उनके हेलमेट में लगी हेलोजन लाइट चट्टान जैसी बर्फ पर फैल रही थी। 8 फरवरी की दोपहर को बचाव टीम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उम्मीद की पहली किरण उनकी आंखों के सामने थी। बर्फ को आड़े काटकर बनाई गई अंधेरी सुरंग में बचाव टीम को टेंट का एक हिस्सा नजर आया। उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं दी,
लेकिन उन्हें पता था कि अपने जिन जाबाज साथियों को वे खोज रहे हैं, वे उनके बेहद करीब पहुंच चुके हैं। उन्हें और 5 घंटे तक बर्फ में खुदाई करनी पड़ी, तब जाकर कहीं उन्हें बर्फ के नीचे दबा डेंट नजर आया। शाफ्ट पर वजन पड़ने से उसकी बर्फ में हल्की सी चरमराहट की आवाज हुई और उधर बचाव टीम को पहला शव नजर आया। 6 दिनों तक बर्फ में खुदाई करने के बाद 10 जवानों में से यह पहला जवान था। बड़ी ही सावधानी के साथ शव को टेंट में से निकाला गया। शव ठंडा था, बुरी तरह अकड़ा हुआ। बचाव टीम को टेंट के काफी भीतर अगले शव तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लग गया, लेकिन जैसे ही बचाव टीम ने उस शव को उठाकर शाफ्ट के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की, सभी जवानों की सांसें थम गई। जिस शव को उन्होंने अभी टेंट के भीतर से निकाला था, वह शव नहीं था, वह एक जिंदा जवान था। उसकी सांसें चल रही थी। तुरंत इमरजेंसी निकासी टीम को काम में लगाया गया। जवान के शरीर को तेजी से तैयार किया गया, उसे आड़ी सुरंग के जरिए निकाला जाना था। सुरंग के बाद उसे लंबी शाफ्ट के जरिए सतह पर लाना था। शव को बाहर निकालने के लिए एक पर्वतारोही के शरीर के साथ उसे पट्टियों से बांध दिया गया। ये जवान था लांस नायक हनुमनथप्पा कोप्पाड। कर्नाटक के धारवाड़ जिले का रहने वाला हनुमनथप्पा अपने घर से मीलों दूर था। जवान को जिंदा बाहर निकाला गया, वह होश में था। 25 फीट गहरी बर्फ के नीचे 144 घंटे तक दबे रहने के बाद भी जवान जिंदा था। बचाव टीम हैरत में थी, लेकिन उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं था। बचाव टीम को अब जवान हनुमनथप्पा को बहुत ही सुरक्षित तरीके से जल्द और बड़ा ही संभाल कर वहां से लेकर जाना था, क्योंकि जवान की हालत बेहद नाजुक थी। बचाव टीम के एक सदस्य ने बताया, हम उन्हें तुरंत मेडिकल टेंट की ओर लेकर दौड़े। मेडिकल टेंट में 3 डॉक्टर थे। उन्हें नम ऑक्सीजन, गर्म इंट्रावेनस फ्लूइड दिया गया और साथ ही उनके शरीर को बाहर से गर्म करने की कार्रवाई शुरू की गई। डॉक्टरों के लिहाज से लांस नायक कोप्पाड की हालत कल्पना से भी परे नाजुक थी, लेकिन उसका शरीर हिमस्खलन के विशाल और गहरे मलबे में 6 दिनों तक खुद को जिंदा रखे हुए था। सोनम पोस्ट पर उस रात किसी ने पलक भी नहीं झपकाई। मेडिकल टेंट के भीतर सेना के डॉक्टर बारी बारी से लांस नायक कोप्पाड की हालत पर नजर रखे हुए थे। डॉक्टरों ने जी जान लगा रखी थी कि किसी तरह से रात कट जाए। डॉक्टरों को चिंता थी कि कहीं कोप्पाड का शरीर अब खुली जगह में होने के कारण सदमे में न चला जाए। यदि ऐसा हुआ तो उन्हें बचा पाना नामुमकिन हो जाएगा। 8 फरवरी की आधी रात तक लांस नायक कोप्पाड के जिंदा बचे होने की खबर दिल्ली में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन की ये देश की सबसे बड़ी खबर होने वाली थी। न्यूज चैनलों के न्यूज रूम में पत्रकारों को विशेष रूप से बचाव अभियान को लगातार फॉलो करने के लिए तैनात किया गया और वे तेजी से बचाव अभियान की हर पल की खबर देश की जनता तक पहुँचा रहे थे। इंटरनेट पर लांस नायक को तुरंत ही एक चमत्कारी इंसान और हीरो के रूप में प्रचारित कर दिया गया। देश के दक्षिणी और गर्म जलवायु वाले इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक जवान, जिसने अपनी जिंदगी में पहले कभी बर्फ का पहाड़ तक नहीं देखा था। वो जवान देश के एकदम उत्तरी सिरे पर दुनिया के सबसे बर्फीले युद्ध के मैदान में और मौत को मात देते हुए देश की रक्षा में तैनात था। देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा में लांस नायक कोप्पाड ने न केवल अपना फर्ज बखूबी निभाया था, बल्कि वे मौत को भी मात देकर विजेता बनकर उभरे थे। लांस नायक कोप्पाड ने देश की जनता को हैरत में डाल दिया था और साथ ही शर्मसार भी किया था। शर्मसार इसलिए क्योंकि बर्फ के कब्रिस्तान से उनके जिंदा बचकर निकल आने की घटना ने देश को झकझोर दिया था। देश की जनता या नेताओं ने कभी उन सैनिकों की हालत पर गौर ही नहीं किया था, जो देश के सबसे अधिक खतरनाक सीमावर्ती इलाकों में अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करते हैं। उसी दिन देर रात लांस नायक के गांव बेतादुर में उनके परिवार वालों को टेलीविजन समाचारों के जरिए उनके चमत्कारिक रूप से बचने की खबर मिली थी। उनकी पत्नी महादेवी पूरे हफ्ते अपने पति के लिए जार जार रोती रही थी। उनके दिल में कोई उम्मीद तो बाकी थी, लेकिन उन्हें ये भी यकीन हो चला था कि उनके पति अब जिंदा नहीं है। बाद में उसी रात को एक पड़ोसी कोप्पाड के घर गए थे। उन्होंने एक कन्नड़ टीवी न्यूज स्टेशन को बताया कि महादेवी अपने पति के जिंदा होने की खबर मिलते ही पत्थर हो गई थी। उनकी रूह तक कांप गई। वह इतना डर गई कि खबर के सच होने पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें डर था कि कहीं कोई उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। महादेवी ने अपनी नन्ही बच्ची नेत्रा को गोदी में उठाया और उसे सीने से लगाकर खूब रोई। उधर घर के बाहर कोप्पाड के जिंदा होने की खुशी में जश्न शुरू हो चुका था। उधर करीब 2000 किलोमीटर
दूर उनके पति ने मेडिकल टेंट की हल्की हरी रोशनी में रात गुजारी। उनके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा था। अगले दिन सुबह कोपपाड बमुश्किल ही होश में थे। उन्हें एक स्ट्रेचर पर लिटाया गया और बेल्ट बांध दी गई। स्ट्रेचर के बगल में ऑक्सीजन का सिलेंडर था और साथ में एक डॉक्टर भी। लांस नायक कोपपाड को चीता हेलीकॉप्टर से सियाचिन बेस कैंप लाया गया। कर्नल तंवर उन क्षणों को याद करते हैं जब लांस नायक कोपपाड को विशेष रूप से बनाए गए मेडिकल टेंट में लाया गया था। कर्नल तंवर बताते हैं, वह होश में था। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और उसने मेरा हाथ हल्के से दबाया। उसकी आंखें खुली हुई थी। जिंदगी के इतने भयानक दौर का सामना करने के बाद भी उसकी आंखों में चमक थी। मुझे पक्का यकीन था कि वह जिंदा बच जाएगा। कर्नल की समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहें, लेकिन लांस नायक कोपपाड के लिए उनके मुंह से केवल यही निकला, तंबी, तुझे कुछ नहीं होगा, तू ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है तंबी, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उनकी सेहत का तुरंत जायजा लेने के बाद ये सुनिश्चित किया गया कि सोनम पोस्ट से नीचे जाने पर उनकी हालत और न बिगड़े। उनके सभी जरूरी अंग ठीक से काम करते रहे। लांस नायक कोपपाड को तुरंत आर्मी के एक दूसरे चीता हेलीकॉप्टर में चढ़ाया गया और हेलीकॉप्टर पूरी गति से थोरसे की ओर चल पड़ा। यह एक मिलिट्री एयरफील्ड है जो उत्तरी ग्लेशियरों के प्रवेश द्वार और लाइफ लाइन के रूप में काम करता है। लद्दाख की शोक वैली में स्थित थोरसे का अर्थ होता है सियाचिन के रास्ते में भारतीय सैनिकों का अस्थायी ठहराव। इस इलाके में आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित है। जब चीता हेलीकॉप्टर थोरसे में उतरा तो भारतीय वायुसेना का C-130J सुपर हरक्यूलिस पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। यह वेल्ड वाइपर्स क्वाइन का विमान है। इसने आज तड़के ही दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित हिंडन एयरफोर्स बेस से 90 मिनट की उड़ान भरी थी। इसमें विशेष जीवन रक्षक उपकरण और भारतीय वायुसेना की क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट टीम थी। विमान में 4 इंजन होते हैं और लांस नायक उसके अब तक के सबसे खास मुसाफिर थे। इतनी अधिक ऊंचाई वाले एयरफील्ड की हवाई पट्टी पर उसने उड़ान भरी और लांस नायक हनुमनथप्पा को लेकर उड़ चला। दोपहर बीती ही थी और C-130J दिल्ली के पालम एयरफोर्स बेस पर उतरा। ये देश की राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास ही स्थित बेस है, जहां केवल सैन्य और VIP टर्मिनल ही है। आर्मी अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की सुपर स्पेशलिटी एम्बुलेंस लांस नायक कोपपाड का इंतजार कर रही थी। वाहनों के एक काफिले के साथ एम्बुलेंस 5 किलोमीटर दूर स्थित अस्पताल परिसर में पहुंच गई। उसके लिए विशेष मार्ग तय किया गया था। लांस नायक कोपपाड एक मोटे स्लीपिंग बैग में स्ट्रेचर पर लेटे थे और बेल्ट से उन्हें स्ट्रेचर के साथ बांधा गया था। अस्पताल के बाहर न्यूज चैनलों की OB वैन, कैमरामैन, फोटोग्राफरों एवं पत्रकारों की भीड़ लगी थी और एम्बुलेंस उन सबके बीच से होते हुए सियाचिन के हीरो को लेकर अस्पताल के भीतर चली गई। मीडिया सियाचिन के इस महानायक की एक झलक पाने को बेताब थी। आर्मी के R&R अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के तत्कालीन कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल SD दुहान ने सेना में अपने 38 साल के करियर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और उन्हें कुछ अद्भुत चीजें देखने को मिली। उन्होंने बड़ी ही हैरानी के साथ लांस नायक कोपपाड की ओर देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि 32 साल का जवान मौत के साथ ऐसी जंग जीतकर जिंदा था। लेफ्टिनेंट जनरल दुहान कहते हैं, मेडिकल साइंस ये बता ही नहीं सकता कि वह इतनी ऊंचाई पर ऐसे हालात में जिंदा कैसे रहे। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। इस बात को भी याद रखें कि बाकी 9 जवान मारे गए थे। लांस नायक कोपपाड अविश्वसनीय रूप से शारीरिक एवं मानसिक तौर पर मजबूत व्यक्ति थे। मानसिक रूप से गजब के मजबूत थे। ऐसे हालात में लोग 1 या 2 दिन जिंदा बचते, लेकिन 6 दिन। मैंने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी हैं, लेकिन ऐसा कोई वाकया मैंने नहीं देखा। लेफ्टिनेंट जनरल दुरु 75/119 की टीम लांस नायक कोपपाड का इलाज कर रही थी। हताश जवान को तुरंत अस्पताल के ICU में ले जाया गया। इलाज शुरू होने के 30 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख जनरल दलवीर सिंह अस्पताल में पहुंच गए। लांस नायक कोपपाड कोमा में जा चुके थे। ICU में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लांस नायक कोपपाड के पास खड़े होकर खामोशी के साथ डॉक्टरों की बातें सुन रहे थे। डॉक्टर उन्हें बता रहे थे कि लांस नायक कोपपाड ने कैसे दुश्वारियों का सामना किया। लांस नायक को बर्फ के नीचे से जिंदा निकाला गया था और वह होश में थे, लेकिन उनके शरीर में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो चुकी थी। वह हाइपोथर्मिक, हाइपोक्सिक, हाइपोग्लिसेमिक और सदमे में थे। आम भाषा में कहें तो उनके शरीर की गर्मी तेजी से कम हो रही थी और शरीर का तापमान खतरनाक तरीके से नीचे गिर रहा था। उनके शरीर के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो रही थी।
उनके खून में ग्लूकोज की मात्रा निर्धारित स्तर से काफी नीचे जा चुकी थी और वह सदमे की हालत में थे। वह तेजी से होशो हवास खो रहे थे और कोई भी क्षण आखिरी क्षण हो सकता था। लांस नायक कोप्पाड भीषण रूप से निमोनिया की चपेट में भी आ चुके थे। कुछ और भी कारण थे जो इन सबसे बदतर थे। ऐसे संकेत मिल रहे थे कि उनके लीवर और किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि लांस नायक कोप्पाड के हाथ पैर बर्फ में इतने दिन तक दबे रहने के बावजूद गलन का शिकार नहीं हुए थे। प्रधानमंत्री को इसके साथ ही यह भी बताया गया कि उन्हें हड्डियों में कोई चोट नहीं लगी थी। जिस टेंट से उन्हें निकाला गया था उसी टेंट से कुछ और जवानों के भी शव निकाले गए थे। तीनों बर्फ के नीचे दबने से उनकी हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी। किस्मत को इस तरह से मेहरबान होते किसी ने नहीं देखा था। लांस नायक कोप्पाड जमीन और बर्फ की चट्टान के बीच बनी जगह में फंसे थे। ऐसे में ऑक्सीजन की कुछ मात्रा वहां बची रह गई थी और उसी ने जवान को जिंदा बचाए रखा। इस हालत में कुछ घंटों या एक दिन के लिए तो जिंदा रहना संभव हो सकता है, लेकिन वह 6 दिनों तक कैसे जिंदा बचे रहे, यह एक ऐसा सवाल था जिसका मेडिकल स्पेशलिस्ट, महान पर्वतारोहियों और 19 मद्रास के उनके साथी जवानों के पास कोई जवाब नहीं था। वे तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इस कहानी को प्रकाशित किए जाने के समय कर्नल तंवर लद्दाख के एक अन्य हिस्से में तैनात थे। इस बार उन्हें चीन के साथ लगती सीमा के पास तैनात किया गया था। उन्होंने बताया, ये केवल शारीरिक मजबूती की बात नहीं है, मुझे इस बात की संभावना अधिक लगती है कि यह हनुमनथप्पा का अपनी टीम, अपने सीनियर्स और सेना में भरोसा था जिसने उन्हें जिंदा रखा। उन्हें भरोसा रहा होगा कि मेरे साथी, मेरे सीनियर्स और मेरी सेना मुझे एक ना एक दिन यहाँ से निकाल लेगी। उन्हें अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा था और इसीलिए उन्होंने निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। 9 फरवरी रात को टेलीविजन चैनलों के प्राइम टाइम में एंकर्स और रिपोर्टर अपने न्यूज रूम स्टूडियो में मेडिकल विशेषज्ञों की टीम लेकर आए और सोनम पोस्ट पर हुए इस चमत्कार की व्याख्या करने में जुट गए। उस रात देर तक जो खबरें दिखाई गई उनमें जनता को एक उम्मीद बंधाने के साथ ही एक ऐसा एहसास भी था कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। लेफ्टिनेंट जनरल दुहान कहते हैं, जो कुछ हुआ उसके बारे में हम सब बात ही कर सकते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए अपने दिमाग में तस्वीर बनाए कि कैसे कोई एक जवान बर्फ के पहाड़ के नीचे गहरे अंधकार में दबा हुआ है, जिसके पास उम्मीद के नाम पर कहने को कुछ नहीं है, सुनाई देती है तो सिर्फ अपनी ही आवाज। अब कल्पना करिए कि लगातार 6 दिन एक जवान ने इसी तरह कैसे काटे होंगे। उसी दिन देर शाम लांस नायक कोप्पाड की पत्नी, बेटी और परिवार के बाकी सदस्यों को दिल्ली लाया गया। सेना के वाहन से उन्हें लाया गया और एक बार फिर पत्रकारों, कैमरों, फोटोग्राफरों की नजरों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें सीधे आर्मी KR&R अस्पताल ले जाया गया, जहां लांस नायक कोप्पाड ICU में लेटे हुए थे। महादेवी के चेहरे पर बेचैनी थी, लेकिन पति की सलामती की एक हल्की सी मुस्कान भी। इस बार उसने टेलीविजन पत्रकारों से अधिक आत्मविश्वास के साथ बात की। उसने कहा, मेरे और मेरे परिवार के लिए ये खुशी का दिन है, लेकिन हमें कभी भी हादसे का शिकार हुए बाकी 9 परिवारों को भी नहीं भूलना चाहिए। अब सभी की नजरें दिल्ली पर टिकी थी, लेकिन सोनम पोस्ट पर बाकी जवानों की खोजबीन का काम बदस्तूर जारी था। सभी 9 शवों के मिलने तक बर्फीले रेगिस्तान में बचाव अभियान जारी रहना था। आधी रात बीत चुकी थी। लांस नायक कोप्पाड का इलाज कर रही डॉक्टरों की टीम ने जवान को होश में लाने के अपने प्रयासों की गति तेज कर दी, जिसे इंटेंसिव कोर्स ऑफ मेडिकल एक्शन कहा जाता है। केवल एक ही बात थी जो डॉक्टरों को तसल्ली दे रही थी, यदि वह मौत को ऐसे चकमा दे सकता है तो निश्चित रूप से वह इस बार भी जीत कर ही लौटेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि लांस नायक कोप्पाड में कुछ खास ही बात थी। यह वर्ष 2002 की बात है। सेना में भर्ती होने के लिए भर्ती कैंप में अपना नाम दर्ज कराने आए थे कोप्पाड और जल्द ही उन्होंने साबित कर दिया कि वह चट्टान की तरह मजबूत इरादों वाले इन्फेंट्रीमैन है। सेना में भर्ती हुए साल भर ही हुआ था कि लांस नायक को कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी ड्यूटी पर भेजा गया। घाटी में उन्होंने 3 साल बिताए। वर्ष 2008 में वह फिर से 4 साल के लिए यहां लौटे। वर्ष 2010 में उन्हें उग्रवाद विरोधी अभियानों के लिए पूर्वोत्तर में भेज दिया गया। उनके वरिष्ठ अधिकारियों को ये साफ हो चुका था कि लांस नायक कोप्पाड एक मजबूत और बुलंद हौसलों वाला जवान है, जो अधिक बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी कारण जब सोनम पोस्ट पर तैनाती के लिए 10 जवानों की टीम को चुनने का समय आया तो लांस नायक कोप्पाड का नाम सबसे पहले सामने आ गया।
महादेवी और उनके परिवार ने 9 फरवरी की देर रात एक मंदिर में जाकर प्रार्थना की। सेना के डॉक्टरों ने उन्हें तसल्ली दी थी, लेकिन उन्हें पता था कि लांस नायक कोप्पाड की हालत बेहद नाजुक है। लांस नायक कोप्पाड के बचने की उम्मीद महादेवी को एक नई ऊर्जा दे रही थी, तो वहाँ यह एहसास उसे भीतर ही भीतर एक अजीब डर से भी भर रहा था। एक और तो ये खुशी और राहत का चमत्कारिक क्षण था, लेकिन साथ ही लांस नायक कोप्पाड की हालत बता रही थी कि यह खुशी हो सकता है ज्यादा देर न टिके। अगली सुबह सेना ने जवान की हालत के बारे में ताज़ा जानकारी कुछ इस तरह से दी। लांस नायक हनुमंतप्पा कोप्पाड लगातार दुश्वारियों से लड़ रहे हैं और उनकी हालत लगातार बेहद नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज कर रही मेडिकल टीम लगातार उनकी हालत की निगरानी कर रही है और उनका दुनिया में उपलब्ध बेहतरीन से बेहतरीन इलाज किया जा रहा है। अब तक दिल्ली के प्रसिद्ध अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से चिकित्सा विशेषज्ञों का एक दल जवान की हालत की जांच करने के लिए पहुंच गया था। उस टीम में एक किडनी रोग विशेषज्ञ तथा एक वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट शामिल थे। जल्द ही उन्होंने डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम के साथ अपना काम शुरू कर दिया, जो पहले से ही लांस नायक के इलाज में जुटी थी। कुछ ही घंटों के भीतर अस्पताल से एक बुरी खबर आई। डॉक्टरों ने लांस नायक का सीटी स्कैन किया था और उससे यह बात पता चली कि जवान के मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। इसके बाद जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया, उसकी भाषा का लहजा ही बता रहा था कि बात अब डॉक्टरों के हाथ से निकल चुकी है। दोनों फेफड़ों में न्यूमोनिया के सबूत मिले हैं। उनके महत्वपूर्ण अंगों ने अभी तक काम करना शुरू नहीं किया है। गहन चिकित्सा के बावजूद उनकी हालत लगातार गिर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी शाम जवान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। सेना ने उन्हें बताया कि लांस नायक कोप्पाड की जिंदगी को बचाया जाना असंभव साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जानना चाहा कि जवान की जिंदगी बचाने के लिए क्या कोई और डॉक्टरी उपाय बचा है, तो सेना ने उन्हें आश्वस्त किया कि लांस नायक का दुनिया में उपलब्ध सबसे बेहतर इलाज किया जा रहा है। अगली सुबह सेना ने लांस नायक कोप्पाड के संबंध में अपना आखिरी मेडिकल बुलेटिन जारी किया। इसमें कोई जानकारी बाकी नहीं रखी गई और शब्दों का चयन भी बड़ी सावधानी से किया गया। महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर चुके हैं और हालत बेहद नाजुक है। उन्हें जो सर्कुलेटरी शॉक हुआ है, उसके चलते उन्हें हर संभव अधिकतम मात्रा में दी गई किसी भी दवा का असर नहीं हो रहा है और उनकी किडनी काम नहीं कर रही है। उनका निमोनिया भी बिगड़ गया है। ब्लड कंपोनेंट स्पॉट के बावजूद उनका ब्लड क्लोटिंग डिसऑर्डर ठीक होने के कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। उन्हें उच्चतम स्तर पर जीवन रक्षक उपकरणों पर रखा गया है तथा डायलिसिस भी किया जा रहा है। वह गहरे कोमा में चले गए हैं। सर्कुलेटरी शॉक जानलेवा अवस्था होती है जिसमें ऊतकों में रक्त का प्रवाह बेहद धीमा हो जाता है और शरीर की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। परिणामस्वरूप ऊतक काम करना बंद कर देते हैं। महादेवी और उनके परिवार को दोपहर से पहले अस्पताल लाया गया। घड़ी की सुइयों ने 11:15 बजने की सूचना दी और उधर लांस नायक कोप्पाड ने अंतिम सांस ली। फरवरी 2016 गुरुवार का दिन देश भर में जांबाज लांस नायक हनुमंतप्पा की शहादत पर शोक छा गया। मीडिया के चलते ये शोक और गहरा हो गया, जिसने इस खबर को बार बार दिखाना जारी रखा। लांस नायक कोप्पाड की शहादत पर हर आंख नम थी और हर दिल गमगीन। उसी दिन बाद में लांस नायक कोप्पाड का पार्थिव शरीर एक ताबूत में रखा गया और बरार स्क्वायर लाया गया। दिल्ली में बरार स्क्वायर सेना का पारंपरिक परिसर है, जहां सैन्य कर्मियों का अंतिम संस्कार किया जाता है। सैनिकों के पार्थिव शरीरों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहां आयोजित समारोहों में आमतौर पर राजनेता शामिल नहीं होते हैं, लेकिन लांस नायक कोप्पाड के लिए वे सभी उन्हें अपनी अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। श्रद्धांजलि देने वालों की लंबी लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही केंद्र और राज्यों के अनेक नेता शामिल थे। बरार स्क्वायर आने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक छोटा सा संदेश ट्वीट किया, वह हमें दुखी और रोता हुआ छोड़ गए। लांस नायक हनुमंतप्पा की आत्मा को शांति मिले। आपके भीतर का सैनिक अनश्वर है। गर्व है कि आप जैसे शहीदों ने भारत की सेवा की, लेफ्टिनेंट जनरल दुयान बताते हैं। लांस नायक कोप्पाड की पत्नी बेहद मजबूती के साथ खड़ी थी। उनके लिए तो कुछ ही दिनों के भीतर जवान 2 बार शहीद हुआ था। आर्मी अस्पताल में जब लांस नायक कोप्पाड की मौत की खबर उन्हें दी गई तो दुहान को याद है कि उन्होंने क्या कहा था। उनकी मां को मत बताना कि वह चले गए, वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। उनकी मां बासम्मा लगातार भगवान से प्रार्थना कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल दुहान कहते हैं, हिम्मत के कई रंग होते हैं। लांस नायक कोप्पाड ने इन रंगों में एक और रंग जोड़ दिया।
जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जवान के पार्थिव शरीर को कर्नाटक में उनके गृह नगर ले जाया गया, जहां उनके घर के समीप उनकी एक समाधि बनाई गई। बेतादुर गांव में बनी उस समाधि के चारों ओर बाड़ लगाकर एक लोहे का दरवाजा लगाया गया है। 11 महीने बाद सेना दिवस 2017 को महादेवी एक परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली आई और इसी दौरान उन्हें उनके पति को मरणोपरांत दिया गया सेना पदक भी सौंपा गया। नन्ही नेत्रा उनके पीछे पीछे थी और सेना प्रमुख के आवास पर उस शाम वह सबकी निगाहों में आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। सेना प्रमुख के आवास पर आयोजित सम्मान समारोह में भारत के राष्ट्रपति और सरकार के सदस्य भी शामिल हुए। महादेवी बड़ी खामोशी के साथ एक कोने में अपनी बेटी को लिए बैठी थी। महादेवी ने मुस्कुराकर कहा, जो उसे पसंद है वह वही काम कर सकती है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि वह बड़ी होकर सैनिक बने और सियाचिन में उसे तैनाती मिले। मुझे पता है कि वे लड़कियों को वहां ऊपर नहीं भेजते, लेकिन नेत्रा अभी छोटी है। जब तक वह बड़ी होगी चीजें बदल जाएंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कृपया कमेंट में हमें बताएं कि कैसे लगी आपको ये कहानी। और भी इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और कहानियों के लिए कृपया हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। If you like the story, then please don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos with your friends. Stay tuned for more upcoming stories. Thank you for watching the video.